सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ आवर न्यू वीडियो। और गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी बिजनेस लॉ की सर्टिफाइड कॉफ़ी। गाइस, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इंस्टीट्यूट ने बिजनेस लॉ में भी ग्रेस मार्क्स दिया है। जैसे यहाँ पे मेरे 49 है, बट मार्कशीट पर 51 मार्क्स दिए हैं। पता नहीं यहाँ पे क्यों दिया, जैसे कि मतलब लॉ के पेपर में कुछ मिस्टेक नहीं लगी जैसे अकाउंट्स में थी, बट होगा कुछ इसलिए उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है शायद सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए, मैंने ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो गाइज, मैंने सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से किया है। अभी यही बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी ये 6 का ए मैंने पहले किया। सीरीज क्वेश्चन की सीक्वेंस मैटर नहीं करती गाइज, बस उसका सब पार्ट, सब क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में आने चाहिए, उतना काफ़ी है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले किया क्वेश्चन नंबर 6A। मैंने देखिए यहाँ पे हेडिंग्स भी दिए हैं, जैसे प्रोविजंस, देन फैक्ट्स और एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो देखिए, जैसे मैंने प्रोविजन पूरा पहले डिटेल में लिख दिया है। उसमें दोनों बातें पूछी हुई थी, जैसे डोनेशन के लिए चेक डिसऑनर होता है डोनेशन का, तो उसमें सेक्शन 138 लगता है या नहीं, और अगर कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए चेक दिया होता है तो उस पर सेक्शन 138 लगता है या नहीं। तो मैंने क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखा, परफेक्टली किया, सेक्शन भी इसमें कोट किया। और कई कई जगह पे एक्चुअली क्या हुआ था, मैं लास्ट में जब मैंने क्वेश्चंस, मेरे पास 5 मिनट्स बचे थे, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में अंडरलाइंस कर दी थी। एक्चुअली ये मैंने ज़्यादा देखा नहीं वर्ड्स, बट जो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे करनी चाहिए तो मैंने कर दी थी अंडरलाइंस। और देखिए, मैंने फैक्ट्स एकदम छोटे लिखे, मतलब ओनली 3 लाइंस का फैक्ट लिखा है मैंने। और उसके बाद आया एनालिसिस एंड कंक्लूजन। मैंने सबसे पहले ये 1 डाला इसमें, यहाँ पे सेकंड है, इसका एनालिसिस कंक्लूजन लिखा और इसका एनालिसिस कंक्लूजन लिखा। और इसमें मुझे मिले हैं 7 में से 6 मार्क्स। पता नहीं एक मार्क क्यों काटा गया है, शायद थोड़ा फैक्ट्स एक लाइन ज़्यादा लिखता तो शायद मिल जाते। एंड उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6B किया है। ये वेजरिंग एग्रीमेंट पे था, तो मुझे ज़्यादा तो इसका याद नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैंने पढ़ा था, बट मेरे में ओनली उसके हेडिंग्स याद आए थे। वो भी उसमें 5 पॉइंट थे, लेकिन मुझे 3 ही पॉइंट याद आए, तो मैंने 3 पॉइंट लिख दिया। और इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर जितना भी है ना, ये मैंने पूरा मन से लिखा। इसमें बहुत कम थोड़ी लीगल लैंग्वेज यूज़ हुई है। देखिए, जैसे चीट फंड, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन एंड हॉर्स रेस, बस इतना मुझे याद आया। और मुझे मिले 6 में से 3 मार्क्स। शायद 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा। हाँ, 6 मार्क्स का ही था, तो उसमें से 3 मार्क्स मिले, 3 पॉइंट लिखने के। देन ये आया मेरा 6C। ये भी मैंने एकदम परफेक्टली कोट किया। ये था सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। पहले प्रोविज़न की हेडिंग डाली, देन प्रोविज़न में जो लिखा, मतलब वो जो बायर उसका कब कब सेल माना जाएगा वो लिख दिया है, उसके तीनों पॉइंट लिख दिए। एंड देन एक और पॉइंट ऐड कर दिया है मैंने, इन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, इफ़ बायर वांट दे रिटर्न द गुड्स विद इन टाइम। ये तीनों पॉइंट का मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया। देन इसमें मेरे फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा लिख दिए मैंने यहाँ पर फैक्ट्स। देन मैंने इसका एनालिसिस लिखा एंड कंक्लूजन लिखा ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजंस। आप ऐसे लिखेंगे ना तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा गाइज। On the basis of facts and provisions, the sale is for sale or written basis in case informed that the quality of the rice is not as per price. Hence, the retailer can return all the bags, including 4 bags, and not used by Kim, because sale is for sale or returnable basis only. Week in the happen, so retailer can return bags to J। और इसमें देखिए गाइज, मतलब परफेक्टली लिखा है। इसमें मुझे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले, मीन्स फुल मार्क्स मिल गए गाइज इसमें।
पता नहीं वो क्वेश्चन नंबर 6A में उन्होंने 1 मार्क क्यों काटा, यहाँ पे पूरा दे दिया। उसमें तो मैंने सेक्शन भी लिखा था, बाय द वे कोई ना। देन ये क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4A1, ये वाला क्वेश्चन था एग्रीमेंट से रिलेटेड, एंटर जे हाउस और इसका मैंने देखिए ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिख पाया मैंने प्रोविज़न लिखा। एज पर द प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ द पार्टीज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट देन it has to be happen within stipulated time. Any uncertain event happen, then contract become void and not willing to person, and subsequently impossibility means contract become void after uncertain event happen। और उसका फैक्ट्स लिख दिया मैंने, फैक्ट्स थोड़ा ज़्यादा लिखा है। देन कंक्लूजन लिखा, इसमें मैंने एनालिसिस नहीं लिखा, ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस थोड़ा एनालिसिस, कंक्लूजन ही थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। और ये 1 में शायद 4 मार्क्स का था, तो 4 में से 3 मार्क्स मिल गए। देन उसके बाद आते हैं 4A का सेकेंड पार्ट। तो इसमें मेरा प्रोविज़न भी रॉन्ग हो चुका है, शायद कंक्लूजन राइट था, इसलिए कंक्लूजन का एक मार्क मिला। देखिएगा यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलती है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना, पहले प्रोविजन्स देन फैक्ट्स कंक्लूजन, तो एग्ज़ामिनर को थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए कि ये कहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देन बात करते क्वेश्चन नंबर 4B, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर। मैंने ये लिखा 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ ये शायद से रॉन्ग हो गया पूरा, इसलिए अभी 0 मार्क्स मिले। देन आते 4C पर, तो ये क्वेश्चन था IRF इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से, तो उन्होंने सेबी एक्सप्लेन करने को कहा, सेबी कर दिया। यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया स्टेप 1 में। देन उस बाद में कहा RBI एक्सप्लेन करने, RBI की डेफिनेशंस, तो RBI किया, यहाँ पे 1 मार्क्स मिले। शायद मेरा RBI में ये पॉइंट रॉन्ग हो गया था इसलिए, और सेबी में भी 1 पॉइंट रॉन्ग है शायद से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये आया नहीं है। और एंड उसके बाद किया है एक्सप्लेन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे 2 मार्क्स दिए, टोटल 6 आउट ऑफ 4 मार्क्स यहाँ पे मुझे मिले। ये पूरा राइट था शायद, इसलिए पूरा। एंड गाइस ये आप जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सिली मिस्टेक की है ना, ये आप अवॉइड करना, बिकॉज ये बैड इम्प्रेशन डालती है चेकर पे। ये मेरे से मिस्टेक हो गई, अब आप मत करना ये। देन क्वेश्चन नंबर 1 पे आया मैं, और ये क्वेश्चन मैंने इसमें पहले गारंटी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, देन प्रोविज़न एक्सप्लेन किया, फैक्ट्स कर दिए, एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। शायद ये वाला कुछ यहाँ पे स्टेप 3 में 0 मिला है, कुछ रॉन्ग हो गया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 आउट ऑफ 4 मार्क्स मैंने यहाँ पे स्कोर किए। देन 1 का B, ये कंपनीज एक्ट्स में से क्वेश्चन था। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था गाइज, और जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ये, तो मैं भी कन्फ्यूजन में था, मुझे खुद थोड़ी डाउट हो रहा था। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में मैंने देखी गाइज फैक्ट्स कितने बड़े लिख दिए। आप ये मिस्टेक मत करना, इतने ज़्यादा फैक्ट्स मत लिखना, फैक्ट्स क्योंकि थोड़े कंसाइज ही होने चाहिए, 3 to 4 लाइन्स या फिर 5 लाइन मैक्सिमम। देन मैंने इसका कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन भी बहुत बड़ा दे दिया मैंने, और इसमें देख सकते हैं आप 1 के B में 3 मार्क्स मैंने स्कोर किए। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1C, इसमें बोला गया था गाइज फ्रेंड्स की पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है नहीं, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पूछा गया था, मैंने एक्सप्लेन किया। शायद ये मेरे रॉन्ग लिख दिए हैं पॉइंट्स, इसलिए 3 पॉइंट्स कट किए ओनली, सिर्फ इसका मार्क्स मिला है मुझे इतने पार्ट का, और यहाँ पे 1 मार्क्स ही मिला है बिकॉज वो रॉन्ग हो गए थे मेरे तीनों पॉइंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 5 का है, ये ऑक्शन सेल पे था। ये भी क्वेश्चन ये भी केस स्टडी जो था, ये भी बहुत ट्रिकी केस स्टडी था, इसलिए मैं इस पे भी ज़्यादा लिख नहीं पाया।
एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन तो किया, बट ये मेरा पूरा पूरा प्रोविज़न भी रॉन्ग है, इसका कंक्लूजन भी रॉन्ग है। शायद कोई एक पॉइंट करेक्ट आ गया था, इस वजह से मेरे इसमें मुझे इसमें 1 मार्क्स मिल गया है, 5 का ए एक्चुअली। यस। एंड उसके बाद आते हैं 5B पर। तो ये था हाँ, ये था इस पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे स्टेप 1 में 2 मार्क्स मिले, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मिक्सअप। एंड ये उसने डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जब मीन्स कोर्ट्स कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं उस पर। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे वो लिख दिए, एंड जिस पॉइंट का मुझे याद था वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। एंड ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें 5 मार्क्स मिले। और आफ्टर दैट ये 5 का सी ये क्या, यस, ये क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं आ रहा था, बट मैंने थोड़ा लिख के आ गया, मीन्स पूरा रॉन्ग ही है, ये लिख कर आ गया, इसलिए कुछ मार्क्स उसमें स्कोर नहीं हुए। आफ्टर दैट 2 का ए, ये इस पे था, हाँ, सेल ऑफ गुड एक्ट का क्वेश्चन था ये। जैसे थर्ड पार्टी वैल्यूअर पे था क्वेश्चन, ये शायद से हाँ यूनिट 1 में लास्ट सेक्शन में था, यूनिट 1 में सेल ऑफ गुड एक्ट्स के। तो इसका भी मैंने पहले प्रोविज़न लिखा, जो मुझे याद आ रहा था, वहाँ पे 1 मार्क्स दिया स्टेप 1, देन फैक्ट्स लिख दिया एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख दिया। तो इसमें मुझे 2A में 4 मार्क्स मिले। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। और फिर आ गए 2B पर, एज पर द प्रोविजन। ये 1% कंपनी का क्वेश्चन था, पॉइंट्स लिखने थे उसके सिग्निफिकेंट, जो मुझे याद है मैंने वो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दिया। और इसमें टोटल 4 मार्क्स स्कोर किए मैंने 7 में से। और बाद में LLP का, एक्चुअली मैंने LLP ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इसलिए ये पॉइंट में मैंने थोड़ा मन से थोड़ा कंपनी टैग का यूज़ करके लिख दिया, जो कि ये दोनों पॉइंट रॉन्ग हो गए थे। बट ये फॉरेन LLP थोड़ा राइट होगा, इस वजह से थोड़ा उसमें मार्क्स मिल गए। एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का पॉइंट एक राइट होगा, इसलिए टोटल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिले मुझे 6 में से। देखो गाइस, अगर क्वेश्चन इजी हो तो आप मतलब लॉ का पेपर आप ट्राई करना कि आप पूरा अटेम्प्ट कर सको। तो अगर आपको कुछ प्रोविजंस याद नहीं भी आ रहे होंगे ना, तो भी आप उसे रिटेन करने की कोशिश कीजिए, उसे उस केस से या फिर उस एग्जाम्पल से आपने जब वो रीड किया था याद कीजिए। वो डेफिनेटली मीन्स आपको थोड़ा याद आ ही जाएगा। एंड ऐसे ही थोड़े थोड़े मार्क्स करके 49 आए, बूंद बूंद से सागर भरता है वो बोलते हैं ना, बस इसी तरह। तो गाइज़, अगर आपने ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको किसी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।